2024 की पिक्चर अब पूरी हो चुकी है। अब नए अवसरों और चुनौतियों के साथ 2025 सामने खड़ा है। बजट, मॉनेटरी पॉलिसी, तिमाही नतीजे, ट्रम्प 2.0 और एफआई जैसे कई फैक्टर्स हैं जिनसे बाजार की दिशा और दशा तय होगी। लेकिन सच ये भी है कि नए साल में हमें नए शुरुआत के मौके भी मिलेंगे। 2025 को कमाई वाला साल बनाने के लिए हम बाजार के दिग्गजों से बात कर रहे हैं और आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं मार्केट के दो वेटरन्स। हमारे साथ मौजूद हैं कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह और व्हाइट ओक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो में। नीलेश भाई, बताइए ज़रा, इस समय कंसिडरिंग पिछले 2-3 महीने में जो मार्केट में वॉलेटिलिटी रही उसको देखते हुए और जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का नीचे आया, 2025 के लिए क्या व्यू लिया जाए? एक अनुज भाई, बाकी लोगों के सामने अपनी इकोनॉमी ठीक ठाक कर रही है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी ठीक ठाक ही रहेगी, लेकिन अब बेस बड़ा बन गया है। 2020 में 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट था, 24 में 15 लाख करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गया। अब यहाँ से तो उतने नेक्स्ट 5 साल में 4 गुना होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बड़े बेस होने की वजह से लोगों को रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ेगी। दूसरा, 9 साल से निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो लॉ ऑफ एवरेज आएगा। तो प्लीज़ लंबी अवधि रख के निवेश करिए और मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख के निवेश करिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगले साल नेगेटिव रिटर्न का भी रिस्क रहेगा निफ्टी में? इस वक्त तो चांसेस बहुत कम लगते हैं, बट पिछले 5 सालों के मुताबिक बहुत कम रिटर्न आए ऐसा लग रहा है। ओके, प्रशांत जी, आपका क्या व्यू रहेगा एज वी हेड इनटू न्यू ईयर? पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखें 2025 से? सर्टनली अनुज जी और नीलेश भाई, आपको भी नूतन वर्ष की शुभकामनाएं और आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। नए वर्ष या किसी भी वर्ष के शुरुआत में अगर आप मुझे पूछो तो मेरी धारणा यही रहती है कि लो डबल डिजिट यानी 10-11% का रिटर्न इक्विटी मार्केट्स, इंडियन इक्विटी मार्केट से एक्सपेक्ट करना इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। और इस वक्त भी हमारा अनुमान यही है कि लो डबल डिजिट रिटर्न आ जाए तो दैट इज वेरी गुड। और इसमें क्या कुछ ऐसा होगा कि फर्स्ट हाफ खराब रहे, सेकंड हाफ अच्छा होगा? कि बहुत लोग ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से लास्ट क्वार्टर था, शायद आगे भी क्वार्टर खराब हो तो पहला 3 महीने शायद मार्केट के लिए खराब रहे। तो ये पॉसिबल है क्या कि फ्रंट मार्केट में पहले हाफ में अंडर परफॉर्मेंस हो, सेकेंड हाफ में आउट परफॉर्मेंस हो? प्रशांत जी, आपके लिए था। अनुज जी, मेरा तो ये अनुमान है, हाँ, तो अनुज जी मेरा तो ये मानना है कि ये सब चीजें इम्पॉसिबल है कहनी। अंधेरे में तीर छोड़ने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है इनमें निशाने पे लगना। तो हम ये सब ऐसे फोरकास्ट ना तो कर पाते हैं और ना ही कोई करता है, तो उस पे कोई ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके, नीलेश भाई, आपका अगर यही सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि अब हम जनवरी में क्वार्टरली नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे और बहुत लोगों का मानना है कि शायद ये क्वार्टर भी कोई बहुत अच्छा ना हो जो पिछला क्वार्टर था उसके मुकाबले। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से भी आपको और थोड़ा लोअर लेवल्स दिखाए, भले ही उतना वो शॉक और ऑ वाला फैक्टर ना हो जो Q2 के टाइम पे था? अनुज भाई, जो सेकंड क्वार्टर जीडीपी नंबर आया वो अनुमान से बहुत कम आया, लेकिन जो अर्निंग्स ग्रोथ आई वो मोटा मोटा एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम आई। फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में मोटा मोटा निफ्टी की अर्निंग पर शेयर 550 रुपये तो आ गई है। उम्मीद थी कि 1050 की निफ्टी EPS FY25 में बनेगी। तो सेकंड हाफ में शादियों का सीज़न है, फेस्टिवल सीज़न है और सरकार कैपेक्स कर रही है, तो 500 रुपये की निफ्टी की EPS तो आ जाती दिखती है। सवाल यह है कि उसके बाद वाले साल में क्या हम वही 15-20% अर्निंग्स ग्रोथ दिखा पाएंगे? और वहाँ पे जैसे प्रशांत ने बताया कि थोड़ी विजिबिलिटी कम है। तो मुझे लगता है कि इस बार अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट की धारणा के अनुसार आ जाएगा, बट अगले साल धारणा से थोड़ा कम आएगा और इसीलिए आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करके निवेश करना पड़ेगा। नीलेश भाई, एक
कंपनी जिसने पूरा इस पेन को सॉर्ट ऑफ लीड किया वो है एशियन पेंट्स फॉर एग्जांपल। इस साल 33% के नेगेटिव रिटर्न्स, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एशियन पेंट्स इतना गिरा होगा। तो टू पार्ट क्वेश्चन, क्या ये नई रियलिटी की तरफ हमको बता रहा है कि आगे जाके वैल्यूएशन भी इनके रीसेट होंगे, और दूसरा ये ऐसे ब्लू चिप्स में जिन्होंने इतना पैसा बना के दिया है इवेंचुअली इन्वेस्टर्स करें क्या? सो अनुज भाई, हमारे में एक कहावत है कि समय समय बलवान है नहीं मनुष्य बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। सो जब कंपटीशन आई तो ऑब्वियसली पेंट इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर थे उन्होंने करेक्टिव एक्शन लेना पड़ा, मार्जिन कम किया, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हुआ, एंड उम्मीद से कहीं ज़्यादा प्राइसिंग हो चुकी थी। तो ये जो एक करेक्शन हुआ है वो इंक्रीजिंग बिजनेस कंपटीशन की वजह से हुआ है। बट अब अगर आप देखें तो धीरे धीरे थिंग्स विल सेटल डाउन, देयर विल बी स्पेस फॉर न्यू एंट्रेंट, एंड अ ब्लू चिप कंपनी विल ऑलवेज बी एबल टू बाउंस बैक। उनके जो बिजनेस मॉडल थे, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थी, जो प्रोडक्ट इनोवेशन था, वो सब तो अभी भी बरकरार है। सो मेरे हिसाब से एक कोट अनकोट जो कहे ब्रूइस्ड ब्लू चिप, उसमें रिकवरी आने के अच्छे चांसेस हैं, एंड 2025 में इस प्रकार की कंपनीज में आउट परफॉर्मेंस आने के चांसेस है। बट एक चीज़ रिमेंबर करिए कि जब आप ये ब्रूइस्ड ब्लू चिप में जाने की कोशिश करते तो इट इज़ लाइक होल्डिंग अ फॉलिंग नाइफ। ऐसा नहीं है कि आपने खरीदा तो मार्केट का बॉटम बन गया। हो सकता है आपके लेने के बाद मार्केट थोड़ा और नीचे जाए, तो अवधि देना और सही अवधि के नज़रिए से निवेश करना। प्रशांत जी, आपका क्या व्यू है एफएमसीजी को लेकर? जो पेन हमने देखी पिछले क्वार्टर में, क्या वो अपॉर्चुनिटी है या एक थ्रेट है? क्योंकि अभी भी इन स्टॉक्स की वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। सही कहा आपने अनुज जी, और जैसे नीलेश भाई कह रहे थे, ये ब्रूस्ड ब्लू चिप्स, ये आपने एक क्वार्टर का, अनुज जी मैं कहूँगा 3 साल से करीबन लेट 21 से अगर आप बास्केट ऑफ ब्लू चिप्स देखो तो काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है। इनफैक्ट ये निफ्टी के इंडिसेस भी है, कई क्वालिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, तो मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज क्वालिटी इंडेक्स में आएगी। और एफएमसीजी क्यों, अलग अलग सेक्टर्स के, दूसरे सेक्टर्स के भी अगर आप टॉप क्वालिटी कंपनीज देखो तो ये पिछले 3 साल में काफी अंडर परफॉर्मेंस हुआ है। एंड निफ्टी क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देखो तो जिसे वैल्यू इंडेक्स कहा जाता है, वैल्यू इंडेक्स में कई तो सही प्रमाण से वैल्यू भी होता है, बट काफी कुछ जंक भी होता है या पुअर क्वालिटी भी होता है। तो 2020, 2021, 2021, 22, 23 और 6 महीने 24 के, ये 3.5 साल क्वालिटी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। इलेक्शन, जो सेंट्रल इलेक्शन हुआ 6 महीने बाद, उसके बाद से ये क्वालिटी का अंडर परफॉर्मेंस कम हुआ है या रुका है। अब ये देखना है कि ये थोड़ा स्ट्रक्चरल लॉन्गर टर्म रहता है। हमारी भी आशा यही है, जैसे नीलेश भाई ने कहा, कि अब क्वालिटी अंडर परफॉर्मेंस करना एज अ बास्केट, में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, बट एज अ बास्केट क्वालिटी का अंडर परफॉर्मेंस आगे चलते हुए नहीं होगा, ऐसी हमारी धारणा है। ओके प्रशांत जी, आपकी टॉप थीम्स क्या होंगी फिर 2025 के लिए? कहाँ पर आप इंक्रीमेंटल पैसा लगा रहे हैं इस समय? सर्टनली, ऐसे तो हम लोग टॉप डाउन थीमेटिक इन्वेस्टिंग में नहीं विश्वास रखते, बट हाँ, आज की तारीख में जो पोर्टफोलियो में लार्जर एलोकेशंस है इन द पोर्टफोलियो, लेट्स से रिलेटिव टू द बेंचमार्क पकड़े, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में या रिलेटिव टर्म्स में प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स या फाइनेंशियल्स ओवरऑल काफी एलोकेशन है टीम का। इसमें लार्ज बैंक्स आ गई, एनबीएफसीज आ गई, एंड सम ऑफ द स्मॉलर या मिड साइज, आजकल तो 25,000 करोड़ भी स्मॉल साइज हो गया है, तो समझिए कि स्मॉलर साइज कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज जिन्हें कहते हैं, उनमें काफी टीम ने एलोकेट किया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिल रही है वहां पे। इसके अलावा मिड कैप आईटी सेक्टर में हमेशा हमारे टीम का एक अपॉर्चुनिटीज मिली हमारी टीम को, और आज भी आईटी सेक्टर में, पर्टिकुलरली मिड कैप आईटीज में काफी निवेश किया है टीम ने।
इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर एंड मोर ब्रॉडली कंजम्पशन, जिसमें कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और स्टेपल्स दोनों आ गए, एंड सिलेक्ट इंडस्ट्रियल्स। तो 5 विभिन्न सेक्टर्स का मैंने नाम लिया है: फाइनेंशियल्स, आईटी, हेल्थ केयर, कंजम्पशन एंड सिलेक्ट इंडस्ट्रियल्स। ये अक्रॉस बोर्ड देखे जाए तो आज की तारीख में 2/3 से लेके 3/4 तक पोर्टफोलियो एलोकेशन इन सेक्टर्स में है। ओके, सो काफ़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट आपने ऑलरेडी बता दी। नीलेश भाई, एक 2 सेक्टर्स जिन्होंने इस साल कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया वो है आईटी और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर 34% ऊपर है, आईटी करीब 23% ऊपर है। और ना सिर्फ ऊपर है, इन सेक्टर्स ने जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आई तब भी आउट परफॉर्म किया। तो क्या ये अगले साल के लिए एक सॉर्ट ऑफ हिंट दे रहा है कि कहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आ सकती है, या ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस साल आउट परफॉर्म किया तो अगले साल भी आउट परफॉर्म करें? सो इस बार स्टार्टिंग पॉइंट आपकी वैल्यूएशन रहेगी। प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। तो वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो अभी भी आईटी और फार्मा अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है, नीचे नहीं है बट ऊपर भी नहीं है। जैसे प्रशांत भाई ने कहा, आईटी क्षेत्र में हो सकता है कि अगर ट्रंप साहब अमेरिका में टैक्स की रेट काटे तो अमेरिकन कंपनीज के पास मुनाफा बढ़ेगा, कैश बढ़ेगी और वो निवेश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा करेंगे। उसमें से कुछ हिस्सा हमारी आईटी कंपनीज पे आएगा। सेकंड, आज बहुत सारी आईटी कंपनी है जो एआई और एमएल को लिवरेज कर रही हैं और अपने क्लाइंट के लिए सस्ते फास्ट सॉल्यूशंस प्रदान कर रही हैं। तो हो सकता है कि कुछ और नया बिजनेस उनको मिले। तो आईटी क्षेत्र में अभी भी ग्रोथ की उम्मीद है और इसलिए इस वैल्यूएशन पे शायद निवेश करना उचित होगा। फार्मा में तो हम देश और दुनिया दोनों के लिए सबसे कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रदान करते हैं। एंड जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे रोटी कपड़ा मकान से हम हेल्थ केयर, ट्रैवल टूरिज़्म, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो न सिर्फ देश बट ऑल्सो दुनिया के लिए हम अच्छी कीमत पे अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रदान करते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र इस वक्त वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश के लिए उचित लगते हैं। नीलेश भाई, हमारी मार्केट में काफ़ी ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जो इस बुल मार्केट के सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट उनके साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनमें से एक नाम है डिक्सन टेक। पीएलआई प्ले जो है, इसमें जिस तरीके की रैली हुई है और जिस तरीके का पैसा बनाया लोगों ने, ऐसा पैसा आगे कहाँ बनेगा अब? एक अनुमान लगा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि ये सच हो। बट अनुज भाई, अगर हम आने वाला समय देखें 5 साल 10 साल, तो ऐसा लगता है कि रोबोटिक्स में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। अलग अलग प्रकार के ह्यूमनॉइड्स भी बन रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी इंसान से ज़्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनी के ट्रांसक्रिप्ट पढ़े तो उन्हें लगता है कि इंक्रीमेंटली उनका फ्यूचर रोबोटिक्स के ऊपर लगा है। अब हमारे यहाँ पे तो ऐसी कोई कंपनी है जो रोबोट्स बना पाएंगे उस क्वालिटी के जो ग्लोबली वैलिड हैं। बट हमारे पास ऐसी कंपनीज है जो इन रोबोटिक्स को कंपोनेंट सप्लाई कर सकती हैं। जैसे ऑटो में एक पार्ट 10 लाख बार 15 लाख बार घूमता है, वैसे ही रोबोट्स में होगा। एंड ऑटो कंपोनेंट में तो हमारी कंपनियां काफ़ी आगे हैं। तो जो प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपनी है जो इन रोबोटिक्स इक्विपमेंट मेकर्स को प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स दे पाए, सप्लाई कर पाए, वहाँ पे हो सकता है कि आने वाले 5-10 साल के लिए बड़ी तेज़ी बन सकती है। दूसरा, दुनिया में भी लोग चाइना से दूर होना चाहते हैं। तो अगेन प्रिसीशन इंजीनियरिंग में इंडिया कैन बिकम अ रीजनेबल ऑल्टरनेटिव टू चाइना। चाइना हमसे बहुत आगे हैं बट हम उनका एक छोटा सा ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों कंबाइन करें तो वो सारी प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपनीज जो रोबोटिक्स कंपोनेंट में आगे जा रही है वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आने वाले 1-2 साल में कुछ नहीं दिखे, बट ये बाम्बू ट्री की तरह है, जब ग्रो होगा तो बहुत तेज़ी से ग्रो होगा।
प्रशांत जी, आपके भी बहुत अच्छी बात की नीलेश भाई आपने। प्रशांत जी, आपके दिमाग में भी है कोई ऐसा सेक्टर या ऐसी कोई थीम जो यहाँ से निवेशकों को 5x 10x रिटर्न्स दे दे? देखिए ये सब इन हाइंडसाइट तो मैं जरूर बता पाऊंगा आपको, बट प्रोजेक्ट करना 5x 10x, जैसे नीलेश भाई ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यहाँ पे ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगा। पर अभी इनमें जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां एज अ सेक्टर ओवरऑल अगर आप देखो, उनके मल्टीपल्स या उनके वैल्यूएशंस तो ऐसे नहीं है कि उनको पता नहीं है कि ये ग्रोथ आने वाला है निवेशकों को, राइट? तो ऑलरेडी वैल्यूएशन काफी है उनमें से भी, बट हाँ, इंडिविजुअल कंपनीज होगी जो यहाँ से भी आप जो 5x 10x कह रहे हो, वो 5x 10x कई इंडिविजुअल कंपनीज डिलीवर करेगी, पर ऐसी दूसरी कंपनियां होगी जो ना डिलीवर कर पाएगी। तो जो नीलेश भाई कह रहे थे वो आई अज्यूम वो सेक्टर लेवल पे, एंड इनमें नई कंपनीज भी आएगी, उसके लिए बहुत उचित है एंड सही है। एक और मैं अगर ऐड करूं तो ये जो न्यू एज कंपनीज आप कह सकते हो, जो यूएस में जब 2000 में .com बबल हुआ था, फिर एशिया में इमर्जिंग मार्केट्स में करीबन 2015 के आसपास हुआ था, वो वेव अभी तक इंडिया में सही मायने में शेयर बाजार में आया नहीं है, और वो अगले चंद सालों में हो सकता है कि ये 2025 से हो वो दौर सही मायने में शुरू। ऑब्वियसली कई कंपनीज है जो लिस्टेड है उस सेक्टर में, बट आज भी आप देखो तो ओवरऑल इंडेक्स का ये सब कंपनियां मिलाकर करीबन 2% का वेट होगा इन सब कंपनियों का, जबकि आप अगर यूएस चाइना ये सब जगह देखो तो 15-20-25% का उनका वेट है। तो ऐसी कई सारी कंपनीज है जो लिस्ट होगी, और जब लिस्ट होती है कंपनियां, नई कंपनीज, तो इनएफिशिएंसी काफी हाई होती है, इन्वेस्टर्स को टाइम वक्त लगता है समझने में कि क्या सही वैल्यूएशन होगा, एंड उनमें से कई कंपनीज हैं जो एग्जिस्टिंग भी है, जो उनमें कंपनियां, उनमें से कई कंपनीज 5x 10x रिटर्न जरूर डिलीवर करेगी इन कमिंग ईयर्स, ऐसी हमारी धारणा है। ओके, नहीं और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जहाँ बहुत बड़े रन्स आए हैं, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, आई एम नॉट श्योर इफ आप कंफर्टेबल होंगे स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन क्या इनमें भी आगे रिटर्न्स बनेंगे या फिर अब ये बहुत महंगे हो चुके हैं ऑलरेडी? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक जैसे आपने कहा बहुत डिफिकल्ट है रेगुलेटरीली हम लोगों के लिए बात करना, बट ये जो सेगमेंट है, ये मेरा कहने का ये मतलब है, ये जो आज 2% है इंडेक्स का, ये आज से 4-5-10 सालों में 2% नहीं रहेगा, ये पहले 5% होगा, 10% होगा, शायद 20% हो इन द कमिंग डेकेड और सो। ऑब्वियसली जो सेम कंपनीज है वो इतनी ग्रो नहीं करेगी, इतनी कंपाउंड नहीं करेगी। अ लॉट ऑफ न्यू कंपनीज जिनकी काफी चर्चा भी रही है, न्यूज में, मीडिया में भी रहे हैं, कई कंपनीज आईपीओ के इस पे एंट्री पे अभी पॉइंट पे है, तो नई कंपनीज भी होगी। और मेरे कहने का ये मतलब है कि इस सेक्टर में आप यूएस में भी देखो, चाइना में भी देखो, तो कई अपॉर्चुनिटीज ऐसी होगी। इट्स अ फास्ट इवॉल्विंग सेक्टर, एंड जो इसमें राइट बिजनेस मॉडल और राइट एग्जीक्यूशन डिलीवर करेगा, वो उन अ, उन कंपनियों में मल्टीपल टाइम्स वैल्यू क्रिएशन होगी। ऐसे नहीं कह रहा हूं दूसरे सेक्टर्स में नहीं होगी, पर आज अगर आप एक सेक्टर का, जैसे आपने कहा कि कहां पर हो सकता है, तो ये सेक्टर सबसे पहले ध्यान में आता है। अच्छा नीलेश भाई, एक हमारे यहाँ पर एक कहते हैं ना कि हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेते हैं। सभी ने कहा कि हर एक्सचेंज की एक ही एक्सपायरी होगी, तो तीसरे एक्सचेंज को रिवाइव करने की कोशिश चल रही है यहाँ पर। इस पूरी स्पेस में बहुत पैसा बना है, चाहे वो बीएसई हो, एंजल हो, या म्यूचुअल फंड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या डिपॉजिटरीज। ये अगले 10 साल के लिए पोर्टफोलियो में रखने वाले स्टॉक्स हैं क्या? अनुज भाई, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग हो रहा है। एक ज़माने में जब मैंने करियर शुरू किया था तो 35 करोड़ का हमारा फंड था, आज तकरीबन 5 लाख करोड़ पे पहुंच गए हैं। आने वाले समय में उस प्रकार का ग्रोथ दिखता ही रहेगा। आज म्यूचुअल फंड में कुछ 5 करोड़ निवेशक हैं, कल को उठ के ये 15-20 करोड़ हो ही जाएंगे। तो अगर आप एक लंबा व्यू लेते हैं तो जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उनमें निवेश रख सकते हैं।
एंड थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहिए। कोई एक्सचेंज है, कोई डिपॉजिटरी है, कोई ब्रोकिंग कंपनी है, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कोई एनबीएफसी है। ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखे तो ग्लोबली भी देखा है और इंडिया में भी देखा है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग बहुत पावरफुल थीम है। और जैसे जैसे लोग फिजिकल एसेट्स, रियल एस्टेट, सोने से, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंक्स यहाँ पे आएंगे तो इन कंपनीज को फ़ायदा होगा। चलिए एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछते हैं। नीलेश भाई आप शुरुआत करिए, एफआईएस कब आएंगे वापस? अगर आप देखें एफपीआई को तो वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी साल में देखिए जनवरी में बेचा, फरवरी मार्च खरीदा, अप्रैल में बेचा, जून जुलाई अगस्त सितंबर खरीदा, अक्टूबर नवंबर बेचा, दिसंबर खरीदा। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग छोड़ के गए हैं। हाँ, उनकी अगर एग्रेसिव सेलिंग होती है तो कोई इजी एग्जिट तो देता नहीं है, लोग भाव कस के लेते हैं। बट एक बात तय है कि अगर वो जब भी आएंगे तब उन्हें अपनी कीमत देनी पड़ेगी। भारत एक ऐसी मार्केट है जहाँ से निकलना बहुत आसान है, बट वापस आने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रशांत जी आपका क्या व्यू रहेगा इस पर, क्योंकि पूरे साल मार्केट को टेक्निकली डोमेस्टिक फ्लोज ने संभाला? देखिए अनुज जी, एक चीज बराबर से मेरे हिसाब से अपने को गौर करना चाहिए कि जो इंडिया में 800 बिलियन डॉलर्स का एफआईआई इन्वेस्टमेंट है, उसमें से करीबन 75% जो है वो मल्टी रीजनल फंड से आते हैं। ओनली 200 बिलियन डॉलर्स जो है, सिर्फ 25% जो है वो इंडिया डेडिकेटेड फंड से आते हैं। मैं 5-10% इधर उधर हो सकता है मेरे आंकड़े। एक्चुअली कोटक की जो दूसरी शाखा है उन्होंने भी इस पे काफी ये स्टडी की हुई है, तो आंकड़े कहीं कहीं उसी जगह पर। तो जो ये इनफ्लो आउटफ्लो जैसे अपने को अक्टूबर में दिखे, वो ऐसा नहीं है कि इंडिया को बेचने के, इंडिया से नाखुश होकर बेच रहे हैं एफआईआई। चाइना में ह्यूज रैली आई और जो अंडरवेट थे चाइना में, तो उनको चाइना इक्वल वेट करना हो या ओवरवेट करना हो या अंडरवेट रिड्यूस करना हो, तो उनको बाकी सभी मार्केट्स ईएम में जो 25 देश है उनमें सबसे उनको ट्रिम करना पड़ता है और या करते हैं। तो उसके चलते इंडिया से भी थोड़ा आउटफ्लो हुआ है। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि इंडिया डेडिकेटेड फंड से कोई खास आउटफ्लो हुआ है। ये सब मल्टी रीजनल फंड से आउटफ्लो हुए हैं जो पिछले 4-6 महीने में हुए। एंड सही मायने में इनफ्लो इंडिया में मैसिव इनफ्लो तभी आएगा मेरे हिसाब से। एक तो इंडिया डेडिकेटेड वो जो 25% है उसमें बढ़त हो, और दूसरा जब भी इमर्जिंग मार्केट एज एन एसेट क्लास फेवर में आएगा, जो कि पिछले 10 सालों से आउट ऑफ फेवर है। दुनिया भर में निवेशकों को यूएस से ज्यादा आज कोई भी मार्केट इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, और वो कई सालों से ऐसा ही चला आ रहा है। पर जब भी ये सब देखिए उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। 10 साल के पहले 10 साल तक इमर्जिंग मार्केट्स फेवर में थे, तभी काफी फ्लोज आए थे ईएम में, एंड उसके चलते इंडिया में भी। तो जब भी ईएम में फ्लोज का चलेगा दौर, तभी इंडिया में भी मैसिव फ्लोज उसके चलते आएंगे। बाकी जो इंडिया डेडिकेटेड फ्लोज है वो तो रेगुलरली आ ही रहे हैं। ओके, चलिए प्रशांत जी, नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों को एक बार फिर से 2025 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए फिर इस खास पेशकश में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।